हाँ, मैं आदित्य पांडे और आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो आपको कोल और पेट्रोलियम के बारे में पता होगा। कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है। कोल वो होता है जो कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में हम लोग यूज़ करते रहते हैं। और पेट्रोलियम तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। पेट्रोलियम हम लोग गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए करते हैं, ठीक है। पेट्रोल और डीजल भरते हैं हम लोग अपनी गाड़ी में ताकि गाड़ी चल सके अच्छे से। और कोल हम लोग का विलेजेस में या फिर कोई आदिवासी वाला एरिया जो होता है वहाँ पर ज़्यादा कोई यूज़ होता है, या फिर हम लोग भी यूज़ करते हैं कभी कभार खाना पकाने के लिए या फिर कभी कभार आग जलाने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर अ बेसिक नीड्स, ठीक है। हम लोग बहुत सारे बेसिक मटेरियल्स यूज़ कर मतलब अपनी बेसिक नीड्स को पूरे करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। Some of them are found in nature and some of them have been found in human efforts, made by human efforts। बहुत सारे चीज़ें नेचर के द्वारा फाइंड की जाती हैं, यानी कि नेचर से आती है, मिलती हैं हम लोगों को। और कुछ चीज़ें ह्यूमन एफर्ट्स द्वारा भी बनती हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है 5.1, इसमें लिखा है कि आपको लिस्ट बनानी है बहुत सारे मटेरियल्स की जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और उनको क्लासीफाई करना है नेचुरल मैन मेड रिसोर्सेज में। Does this list include water, soil and minerals? क्या जो ये लिस्ट है इसमें नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर, सॉइल और एयर और मिनरल्स इंक्लूड हुए थे? सिंस ऑल दिस ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जैसे कि आपको सबको पता ही है एयर वाटर सॉइल और मिनरल्स ये सब जो है नेचर से हम लोग को नेचर से मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है। दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, और ये हम लोग को क्या कहते हैं, इन सबको नेचुरल रिसोर्सेज। एयर वाटर सबको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। सबसे कॉमन एग्जांपल एयर वाटर सॉइल ही है, और मिनरल्स भी है, ठीक है। ये सब कॉमन एग्जांपल्स है। कैन एयर वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज? क्या सॉइल, एयर, वाटर ये सब एग्जॉस्ट किए जा सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा? एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म किए जा सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। आपने इन सब वाटर के बारे में क्लास 7 में पहले ही पढ़ा होगा। क्लास 7 में आपने पढ़ा ही होगा वाटर के बारे में। इस वाटर लिमिटलेस रिसोर्स, क्या वाटर लिमिटलेस रिसोर्स है, यानी कि कभी ख़त्म ही नहीं होता, ऐसा कोई रिसोर्स है? इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी द वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, ठीक है। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds, ठीक है। नेचर में ये सब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। दो भागों में बांटा जाता है इनको। एक है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल क्या होता है? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि अनलिमिटेड प्रेजेंट होते हैं हम लोग के पास, ठीक है। उनकी जो क्वांटिटी होती है नेचर में वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी होती है जो कि एग्जॉस्ट ना हो पाए, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। उनकी क्वांटिटी इतनी होती है कि वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एग्जॉस्ट नहीं हो पाएंगे। इनका एग्जांपल क्या है? सनलाइट और एयर। आपने देखा होगा सनलाइट और एयर कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो पाते हैं हम लोग के द्वारा। हम लोग उनको चाहे जितनी कोशिश कर लें, हम लोग उनको एग्जॉस्ट नहीं कर पाएंगे। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि नेचर में लिमिटेड रहते हैं, यानी कि कुछ ही मतलब उनकी ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं होते हैं, वो एकदम लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में रहते हैं। ये मतलब ज़्यादा यूज़ किया हो तो करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं किसके द्वारा? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ उनको एग्जॉस्ट कर सकती है, जैसे फैक्ट्री में उनका यूज़ किया जा सकता है कि इसमें सब में वो एग्जॉस्ट हो जा सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में ना आप लोग इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में ही। ये सिर्फ लिमिटेड उसमें होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एग्जॉस्ट नहीं किए जा सकते हैं।
इनके एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। हम लोग सिर्फ इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का चैप्टर। एक्टिविटी 5.2। एक्टिविटी 5.2 में क्या दिया है, ये ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, हमें कुछ कंटेनर लेने हैं, उनको फिल करना है कुछ पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम, टॉफी से। ठीक है, और उनको डिवाइड करना है स्टूडेंट्स में, ग्रुप ऑफ 7 ईच। ठीक है, 7 ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर देना है, और फर्दर डिवाइड करना है उनको 3 सब ग्रुप्स में, यानी कि 7 के अंदर भी 3 ग्रुप्स और बनाने हैं। ठीक है, 7 चिल्ड्रंस के ग्रुप में भी 3 चिल्ड्रंस के थ्री चिल्ड्रंस के ग्रुप बनाने हैं, कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, लेवल कितने 1, 2 और 4 स्टूडेंट्स कंटेन करके लेवल नेम एज फर्स्ट। ठीक है, उनको फर्स्ट का नाम दे दो, सेकंड का नाम दे दो और थर्ड का नाम दे दो। मतलब जनरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन का नाम दे दो रिस्पेक्टिवली। These सब ग्रुप रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। ठीक है, ये सारे ग्रुप्स जो है जनरेशन से होते हैं, यानी कि कंज्यूमर्स भी होंगे। ठीक है, पहले अर्ली जनरेशन, फिर अभी चलने वाली जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर। देखो यहाँ पर उसने क्या बोला था ना, यहाँ बोला था कि आप 1, 2 और 4 का ले लो, तो यानी कि ये फर्स्ट जनरेशन है, इसमें एक ही का बता दिया गया है, एक ही चाइल्ड है, एक ही स्टूडेंट है, यानी कि एक ही कंज्यूमर है। सेकंड जनरेशन में दो लोग आ गए, यानी कि ज़्यादा कंज्यूमर बढ़ गए। और फ्यूचर जनरेशन में पॉपुलेशन और बढ़ गई तो और कंज्यूमर बढ़ गए, 4 कंज्यूमर हो गए। ठीक, तो ऐसे ही बताया गया है, ये सब जो है क्या बताया गया है, कंज्यूमर। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन ठीक था, लेकिन सेकंड, थर्ड जनरेशन में लोग बढ़ते जा रहे हैं, कंज्यूमर बढ़ते जा रहे हैं। अब एक फुल कंटेनर भर दो ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। ठीक है, पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। हर एक ग्रुप के लिए आप एक कंटेनर रख दो टेबल पे उनके सामने। Ask consumer of first generation and each group to consume eatables from the containers of their group। ठीक है, आप उनके अब जो कंज्यूमर्स हैं फर्स्ट जनरेशन के, उससे पूछो, उनसे बोलो कि आप हर एक ग्रुप से, ठीक है, हर एक ग्रुप से जो फर्स्ट जनरेशन के कंज्यूमर्स हैं उनसे बोलो कि आप कंज्यूम करो ईटेबल्स को इन कंटेनर में से। ठीक है, नाउ आर द सेकंड जनरेशन कंज्यूमर्स। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का हो गया, तो अब जो है सारे ग्रुप्स के सेकंड जनरेशन वाले लोगों को बोलो कि आप यही काम करो, सेम काम। फिर ऐसे ही आप ऑब्जर्व करो, केयरफुली ऑब्जर्व करना। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर, हर एक कंटेनर के लिए। देखो ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, 7 ग्रुप बोले थे। अब 7 ग्रुप में भी हम लोग को उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, एक है फर्स्ट जनरेशन, एक है सेकंड जनरेशन, एक है थर्ड जनरेशन। तो हम लोगों ने सब को डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग ने यहाँ सबको डिवाइड कर दिया है। अब हम लोग को सबके सामने कंटेनर रख देना है। ठीक है, ऐसे कंटेनर रख देना है। इनको कंटेनर में बोलना है, पहले फर्स्ट जनरेशन को बोलना है कि तुम इस कंटेनर में, उसको कंटेनर में जो ईटेबल है उसको खाओ। फिर सेकंड जनरेशन को बोलना है, मतलब सबके हर जनरेशन के लिए अलग अलग कंटेनर, यानी कि ये ग्रुप हो गया, एक ग्रुप में 3 कंटेनर लगेंगे, एक कंटेनर, 2 कंटेनर, 3 कंटेनर, क्योंकि 3 जनरेशन है। पहले जनरेशन वाले को बोलना है कि तुम ये ईटेबल को खाओ। फिर सेकंड जनरेशन वाले को बोला है कि सेकंड जनरेशन में 2 लोग हैं तो ज़्यादा खाएंगे। थर्ड जनरेशन को फिर बोलना है कि तुम भी इसको खाओ। थर्ड जनरेशन में 4 लोग हैं, तो 4 लोग में तो बहुत ज़्यादा ही खा लेंगे वो लोग। तो वही हम लोग को केयरफुली देखना है कि कितना कितना वो लोग ले रहे हैं, इसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इफ समथिंग इज लेफ्ट इन द कंटेनर आस्क थर्ड जनरेशन फॉर ईच। अच्छा सॉरी, मैंने गलती बता दिया, हर एक जनरेशन के लिए एक एक कंटेनर लगेगा। नहीं, हर एक ग्रुप के लिए एक कंटेनर। तो हम लोगों को एक ही ग्रुप में, जैसे हम लोग एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें 7 ग्रुप बोला है, लेकिन हम लोग एक ग्रुप ले लिए, उसको तीन पार्ट में बांट दिए। ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है, 3 पार्ट में बांट दिए उसको।
अब इन्हीं में से इनको बोलना है कि इनके सामने कंटेनर रख दो, उसमें कुछ ईटेबल्स रख दो। फिर फर्स्ट जनरेशन वाले को बोलो कि तुम उसमें खा के जाओ, सेकंड जनरेशन वाले को बोलो कि तुम इसमें खा के जाओ, क्योंकि सेकंड जनरेशन में ज़्यादा होंगे तो कुछ ज़्यादा खाएंगे। थर्ड जनरेशन वाले को बोलो उसमें तो बहुत ज़्यादा होंगे तो वो थोड़ा और खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे। तो वही मतलब उसने कहा है कि तुम फर्स्ट जनरेशन को बोलो, सेकंड जनरेशन को बोलो, जो बच्चा को जो खाना होगा वो थर्ड जनरेशन को दे दो। तो बस आपको देखना है कि कितना कितना ये लोग केयरफुली आपको देखना है कि कितना कितना ये अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स बढ़ते जा रही है, ठीक है। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर ऑफ थर्ड जनरेशन और गॉट द ईटेबल और नॉट। आपको देखना है केयरफुली, ये देखना है कि थर्ड जनरेशन को खाना मिला आखिरी में कि नहीं मिला, क्योंकि वो ईटेबल्स जो होंगे वो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में ख़त्म हो जाएंगे। तो वही चीज़ देखनी है कि थर्ड जनरेशन में मिला कि नहीं मिला उसको। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर। और ये भी आपको देखना है कि बाकी सारे कंटेनर में भी कुछ बचा है कि नहीं। Assume that the tables in the container represent total availability of the exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gases। ठीक है, आपको एज्यूम करना है कि जो ईटेबल्स हैं वो ये सब हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हैं, क्योंकि ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हैं। ठीक है, तो आपको बस यही कंज्यूम करना है, मतलब यही आपको सोच के रखना है कि ईटेबल्स की जगह इनको रख देना है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ईच ग्रुप में है डिफरेंट कंज्यूमेशन पैटर्न। हर एक ग्रुप के पास अपना खुद का कंज्यूमेशन पैटर्न है। ठीक है, कंजम्पशन पैटर्न है फर्स्ट जनरेशन के पास, मतलब पहले ग्रुप के पास अलग कंजम्पशन होगा कि ज़्यादा खा रहे हैं या कुछ कम खा लिए। सेकंड ग्रुप के पास कुछ ज़्यादा ही खा लिए, थर्ड ग्रुप के पास कुछ कम ही खा लिए। तो ऐसा तरह तरह का उनके पास कंजम्पशन पैटर्न होगा। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी। क्या जो पहली जनरेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी थी? It may be the early generation in some groups were concerned about the coming generations and left something for them। कुछ ग्रुप में ऐसा है कि वो ज़्यादा ग्रीडी हैं, और कुछ ग्रुप में अर्ली जनरेशन जो है वो जो है अपने कमिंग जनरेशन के लिए कंसर्न है कि कमिंग जनरेशन के लिए कुछ बचा के रखना है, तो उन लोगों ने कुछ चीज़ें रख दी। जैसे फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने ग्रुप बनाए थे ना, उन ग्रुप में फर्स्ट जनरेशन वालों ने थोड़ा सा चीज़ें रख ली थी सेकंड जनरेशन के लिए, और सेकंड जनरेशन के खाने के बाद कुछ चीज़ें बची तो थर्ड जनरेशन को दे दी। ऐसी है, यही चीज़ बोला जा रहा है। In this chapter we will learn about the some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas। हम लोग इस चैप्टर में कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस, कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो मतलब ये वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये सब कुछ इन्हीं तीन चीज़ों पे बन रहा है ये चैप्टर पूरा। These were formed from the dead remains of the living organism. Fossils, they are called known as fossil fuels। ये सारे जो चीज़ें हैं, मतलब कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारी की सारी कैसे बनी है? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। इनको और क्या कह सकते हैं? फॉसिल्स। तो इसी के लिए इनको क्या कहा जाने लगा? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल के द्वारा बने हुए फ्यूल्स, ये एक फ्यूल की तरह तो इस्तेमाल होते हैं ना, इसलिए। अब कोल तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, आपने इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा आपने इसके बारे में बहुत ही कॉमनली हियर किया ही होगा। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है स्टोन की तरह और ब्लैक इन कलर होता है। ये कोल की फ़ोटो है। कोल जो होता है वो ऐसा फ्यूल होता है जो कि हम लोग को कुक करने में मज़ा आता है, कुक करने में मदद करता है, फूड को कुक करने में मदद करता है। ये जो है रेलवे इंजन्स को प्रोड्यूस करने में मदद करता है कि ताकि वो स्टीम प्रोड्यूस कर सकें अर्ली ईयर्स में। पहले आपने देखा होगा, पुरानी फिल्म में देखा होगा, या फिर आपने अभी भी नहीं, अभी तो शायद कम हो गया, लेकिन पहले जो है बहुत ही ज़्यादा होता था
कि जो रेलवे इंजन्स थे वो जो है स्टीम के द्वारा चलते थे, ठीक है। उनके इंजन्स को स्टीम के द्वारा चलाया जाता था, तो वो स्टीम कहाँ से प्रोड्यूस होती थी? इसी कोल की वजह से। इट इज़ ऑल्सो यूज एज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट्स में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, यूज़ किया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है। कोल जो होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है। अब स्टोरी ऑफ कोल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो, क्योंकि ये कोल की हिस्ट्री है कि कोल कैसे बन के आया, ठीक है। क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल है तो आपको कुछ बातें समझ में आई गई होंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ कोल, कैसे कोल बना। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज फॉर्म? कहाँ से हम लोग को कोल मिलता है और कैसे वह बनता है, ये पहेली पूछती है। तो देखो, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, पढ़ के मतलब आपको पढ़ के बताता हूँ पहले हिंदी में, फिर जो है इसको मैं एक प्रैक्टिकली बताता हूँ कि क्या हुआ है। About 300 million ago, the earth was dense forest and low-lying wetland areas. 300 मिलियन ago, क्योंकि फॉसिल फ्यूल है तो 300 मिलियन ago, बहुत पुराना समय है ये, तभी दिया गया है और था भी। 300 मिलियन ईयर अगो जो अर्थ थी बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट से कवर थी, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट से, और लो लाइंग एरियाज वेटलैंड एरियाज में थी, ठीक है। कुछ नेचुरल प्रोसेस जैसे फ्लडिंग हो गया, ये सब चीज़ों की वजह से जो फॉरेस्ट थे वो कहाँ पर चले गए? सॉइल के अंदर चले गए, बरी हो गए, धंस गए, जैसे कि, और उनके ऊपर और सॉइल डिपॉजिट होते कोई तो कंप्रेस हो गए, यानी कि दब गए। अच्छे बहुत, मतलब कोई भी चीज़ आपके ऊपर डाल दी जाए और उसको भर दिया जाए आपके ऊपर, मतलब एक तरह से, तो आप दमेंगे ही ना। तो ऐसे वो भी दबते गए और जब वहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि जैसे दबते जाएंगे वो कोर के पास पहुँचते जाएंगे, कोर के पास पहुँचेंगे तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है हाई हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया और प्रेशर भी हाई हो गया, इसी वजह से जो डेड प्लांट्स थे वो कोल में कन्वर्ट हो गए स्लोली। और जैसे कि आपको पता है कि जो आप कोल को जब जलाते हो तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस था, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया गया? कार्बनाइजेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन फ्रॉम डेड प्लांट्स टू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. A coal mine is shown in figure 5.2. जैसे कि आपको पता है फॉसिल फ्यूल होता क्या है? फॉसिल फ्यूल वो होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। तो ये भी जो है उसी से बना है, डेड वेजिटेशन से बना है, इसी वजह से इनको फॉसिल फ्यूल कहा जाने लग गया। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ था। यहाँ कुछ पेड़ वेड़ थे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे पेड़ थे। ये पेड़ अर्थ मतलब लो लाइंग एरियाज पे थे। तो सुनामी कुछ भी है, जैसे लैंडस्लाइड आ गया या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो इसकी वजह से ये लोग नीचे धंस गए, सॉइल में धंस गए यहाँ पे, ठीक है। और इनके ऊपर सॉइल कवर होती गई, सॉइल कवर जाते जाते जाएंगे तो प्रेशर बनेगा। यहाँ कोर रहेगा, कोर पे टेम्परेचर रहेगा, मतलब कोर तो गर्म होता है ना, अर्थ का कोर गर्म है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता गया, और प्रेशर बढ़ा तो फिर ये लोग कोल बन गए। यहाँ ये देखिए कोल माइन है एक, ठीक है। होगा क्लियर, हो सकता है क्लियर ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपको अपनी बुक में भी दिख जाएगी। जैसे कि एयर when heated in air coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैंने बताया कि जो कोल होता है वो जब उसको गर्म किया जाता है, बर्न किया जाता है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है एयर में,
Coal is produced in industries to get useful products such as coke, coal tar and coal gas. मतलब कोल तार को, कोल गैस को, इन सबको लेने के लिए इंडस्ट्रीज में इनका काम होता है। कोल से कुछ चीज़ें बनाने के लिए ये सब यूज़फुल भी हैं, तो इसलिए बनाते भी हैं लोग। मतलब कोल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो उनमें से ये 3 चीज़ें बताई गई हैं। चलिए पढ़ते हैं। कोक क्या होता है? ये एक टफ पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। ये थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, जिसको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। और भी बहुत सारे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन में और उसको स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये बनाया जाता है, यूज़ किया जाता है। कोल तार क्या होता है? एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है जो कि अनप्लेजेंट स्मेल के साथ आता है, बहुत ही खतरनाक स्मेल होती है इसकी। अबाउट 200 सब्सटेंसेस से बना होता है ये, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग various substances used in everyday life in the industry like synthetic dyes, drugs, explosive perfumes, plastic paint, photographic materials, proofing materials, etc. इससे जो मटेरियल हम लोग प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं किस चीज़ के लिए? स्टार्टिंग मटेरियल्स के लिए। मतलब इनको स्टार्टिंग मटेरियल्स की तरह यूज़ किया जाता है, ताकि जब जो है ये लोग बहुत सारे सब्सटेंसेस बनाते हैं हम लोग अपनी एवरीडे लाइफ में और इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि सिंथेटिक डाइज, ठीक है। ये सब चीज़ें जब बनती हैं तो इनका स्टार्टिंग मटेरियल यही चीज़ होता है। तो ये सब तो लर्न करने वाली चीज़ें, इससे कुछ ज़्यादा बताने वाला है तो नहीं, ठीक है। नैप्थैलिन बॉल्स यूज टू रिपेल माउथ एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार, ठीक है। नैप्थैलिन बॉल्स होती हैं वो यूज़ होती हैं रिपेल मॉथ्स में, ठीक है, रिपेल मॉथ्स में। और बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ऑब्टेन किए जा सकते हैं कोल तार की मदद से। इन दिनों जो बूटमैन होता है वो एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये यूज़ होता है ताकि प्लेस कर सकें हम लोग कोल तार में। मतलब कोल तार की जगह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है मेटलिंग द रॉड, ठीक है, रॉड को मेटलिंग करने के लिए। बूटमैन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसको हम लोग कोल तार की जगह यूज़ कर सकते हैं मेटालिक रॉड्स को, मतलब रॉड्स को मेटलिंग बनाने के लिए। कोल का गैस ऑब्टेन होता है इन द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस वॉज, अच्छा ठीक है, इसमें होता है लंदन में जो स्ट्रीट लाइट्स होती ना, उसमें लंदन में सबसे पहले कोल का इस्तेमाल किया गया था। किस चीज़ के लिए? कोल गैस का इस्तेमाल किया गया था। किस चीज़ के लिए? ताकि स्ट्रीट लाइट जल सके, ठीक है, 1810 में। फिर इसको न्यूयॉर्क में 1820 में ट्राई किया गया। तो ये जो है एक सोर्स ऑफ हीट बन गया आजकल। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल को जब बनाया जाता है तब इसका, जब कोल को बनाने की प्रोसेसिंग चलती रहती है तब इसको लिया जाता है, बनाया जाता है, और ये यूज़ होता है एक फ्यूल की तरह, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नीचे पास में होती हैं। पेट्रोलियम क्या होता है? ठीक, पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम जो है आपको पता ही है कि पेट्रोल जो होता है वो हम लोग को ऑटोमोबाइल्स चलाने के लिए यूज़ होता है, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर्स हो गया, कार्स हो गया। हैवी मोटर व्हीकल जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। जो हैवी गाड़ियाँ होती हैं वो सब जो है किस पे चलती हैं? डीजल पे। और जो गाड़ी वाड़ी होती है हम लोग स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, कार्स,
ये सब पेट्रोल पे चलती हैं। और ये जो है कहाँ से ऑब्टेन होता है ये पेट्रोल और डीजल, वो होता है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम का शब्द का मतलब क्या होता है, उसमें पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, यानी कि रॉक ऑयल। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया? रॉक ऑयल का मतलब हुआ क्या, मतलब असल में कि ये इसको माइन किया जाता है अर्थ के, उसमें अर्थ में माइन किया जाता है, रॉक के बीच से इसको निकाला जाता है माइन करके, अर्थ के अंदर जो दबा होता है। ये देखिए यहाँ पर दिया है पिक्चर, ये आपको पता है कि क्या पेट्रोलियम कैसे फॉर्म हुआ, बना कैसे? पेट्रोलियम जो होता है वो फॉर्म किया जाता है ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, जो सी में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी मदद से, ठीक है। As these organisms died, their body settled at the bottom of the sea and got covered with a layer of sand and clay. जैसे कि आपको पता है कि ये जब मरते हैं तब इनकी जो बॉडी होती है वो सी के बॉटम में दब जाती है, और कवर किससे हो जाती है, सैंड और क्ले में। बहुत सारे ईयर्स यानी कि मिलियन ऑफ ईयर्स के वजह से, एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से और हाई प्रेशर की वजह से, ठीक है, ये क्या बन जाते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। मतलब सॉरी, डेड ऑर्गेनिज्म क्या ट्रांसफर हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, यानी कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसी वजह से बनती है। इस फिगर में जो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को बताया गया है कि कहाँ डिपॉजिट है, मतलब कहाँ होता है वो असल में। यू सी द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल, द गैस इज अबव द वाटर बाय इट। तो पहले आपको वाटर दिखा देता हूँ पिक्चर, तो आपको बताता हूँ। तो ये है पिक्चर जिसमें बताया गया है कि यहाँ पे बताऊँ मैं, तो फिर ये जो ये गैस है, ये ऑयल है और ये वाटर का सोर्स है। तो इन्हीं के ऊपर पूरी ये जो रॉक है, ये सब रॉक है, इन्हीं में ऑयल और ये सब अटका रहता है। तो इसी से हम लोग माइन करके इसको निकालते हैं। तो आपने देखा कि जो है ये कैसे डिपॉजिट होता है, ये क्या डिपॉजिट दिखा रहा है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की, ठीक है। आपने देखा कि जो पेट्रोलियम ऑयल की लेयर थी, जो लेयर पेट्रोलियम ऑयल को कंटेन करती है और गैस को कंटेन करती है, ठीक है, वो वाटर के अबव है, ठीक है। जो गैस ये पेट्रोलियम ऑयल कंटेन करती है वो लेयर वाटर के ऊपर है, ठीक है। ऐसा क्यों है कि वो वाटर के ऊपर क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑयल होता है और गैस होता है वो दोनों के दोनों लाइटर होते हैं, ठीक है। आपको ऐसा पता है कि जो ऑयल होता है और गैस होता है, आपने पढ़ा होगा पहले, ऑयल और गैस लाइटर होते हैं वाटर से, तभी वो मिक्स नहीं हो सकते वाटर के साथ। आपने सोल्यूशन किया होगा, क्योंकि ये ग्लास था, इसमें ये क्या बना दिया, ये ग्लास है, इसमें जो है आपने पानी डाला, अब सॉल्ट मिक्स हो जाएगा, लेकिन ऑयल जो होता है वो वाटर के साथ सेपरेट हो जाता है, मिलता नहीं है। और पेट्रोलियम के साथ भी ऐसा होता है, ऑयल वाली के साथ वो सेपरेट हो जाता है, वाटर और ऑयल, तभी मिक्स नहीं हो सकता, तो इसलिए वो वाटर के ऊपर होते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहला जो ऑयल था वो ड्रिल्ड हुआ था पेनिस्वानिया में, यूएसए के पेनिस्वानिया में, जो इन 1859, ठीक है। और 8 इयर्स बाद 1867 में जो ऑयल था वो स्टक हो गया था मैकूम में, ठीक है, मतलब स्टक हो गया था, यानी कि 8 इयर्स बाद ही इंडिया में मिल गया था, आसाम में, ठीक है। उसी के 8 ईयर बाद आसाम में, इंडिया के आसाम में वो पाया गया था ऑयल, ठीक है। ऑयल जो था वो यहाँ कहाँ पाया जाता है, मेनली कहाँ पाया जाता है ऑयल, वो है आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड द रिवर बेसिन और गोदावरी एंड कृष्णा, यहीं पाया जाता है ये सब चीज़ें। ये सब तो याद करने की चीज़ें हैं, तो इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा ये सब चीज़ें को। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम होता है वो डार्क ऑयली लिक्विड होता है, इट हैज़ अनप्लेजेंट आउटडोर
ओडोर, ठीक है, डार्क ऑयली लिक्विड होता है, ठीक है, और ये इसका अनप्लेजेंट ओडोर भी होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है ना। स्मेल स्मेल भी इसकी अनप्लेजेंट होती है, कुछ लोग को अच्छी लगती होगी, कुछ लोगों को बुरी लगती होगी। It is a mixture of various constituents such as petroleum, gas, petrol, diesel, lubricant oil, lubricating oil and paraffin wax etc. इन सब चीज़ों से मिलके इस बना होता है, इसके अंदर होती हैं सब चीज़ें भी। द प्रोसेस ऑफ separating a various constituents fraction of petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum refinery. पेट्रोलियम रिफाइनरी है। कौन सा प्रोसेस, जिस प्रोसेस की मदद से हम लोग जो पेट्रोलियम में बाकी सारे जो मिले चीज़ें मिली रहती हैं, यानी कि जो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिले होते हैं पेट्रोलियम के अंदर, उनको अलग किया जाता है पेट्रोलियम से, उनके फ्रैक्शन को अलग किया जाता है पेट्रोलियम से, उसे हम लोग कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग, ठीक है। ये जैसे पेट्रोलियम है, ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, इनको कहते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इस पेट्रोलियम से जब अलग किया जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग। और ये प्रोसेस होता कहाँ है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में, ठीक है। ये पेट्रोलियम रिफाइनरी की फैक्ट्री टाइप का कुछ है जहाँ पर ये सब होता है काम। यहाँ पर कुछ टेबल वेबल दिए तो उसको बाद में पढ़ते, पहले यहाँ पढ़ते हैं। Various constituents of petroleum are their uses are given table 5.1। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं पेट्रोलियम के, उनके यूजेस दी गए हैं। पेट्रोलियम गैस इज लिक्विड फॉर्म ऑफ एलपीजी। जो पेट्रोलियम की गैस, देखो पेट्रोलियम गैस होता है, कोल गैस होता है, नेचुरल गैस होता है। ऐसे पेट्रोलियम गैस होता है वो लिक्विड फॉर्म होता है किस चीज़ का, एलपीजी का, ठीक है। पेट्रोलियम गैस का लिक्विड फॉर्म, ये है द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, और ये है उसके यूजेस। अब इस चीज़ का यूज़ क्या है, फ्यूल्स फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज ऑफ होम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल तो सबको पता है, मोटर फ्यूल्स इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। केरोसिन होता है, केरोसिन तो आपको पता ही होगा क्या होता है, इसमें स्टोव्स में यूज़ होता है, ठीक है, स्टोव्स के लिए, लैम्प के लिए, जेट एयरक्राफ्ट के लिए। डीजल क्या होता है, ये हैवी मोटर्स के लिए काम करता है, आपको बताया था पहले ही। लुब्रिकेटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। पैराफिन वैक्स के लिए क्या होता है, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन एक्सेट्रा, इन सब चीज़ के लिए यूज़ होता है। बिटुमैन के लिए, बिटुमैन क्या होता है, पेंट्स, रॉड सरफेसिंग, इन सब के लिए होता है, ठीक है। ये many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These were termed as petrochemicals. These are used in manufacture or detergents, फाइबर, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक एक्सेट्रा, ठीक है। पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, ठीक है। इसमें बहुत सारी यूजफुल सब्सटेंस थी जो ऑप्टेन की जा सकती थी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, ठीक है, बहुत सारी सब्सटेंस है। इन सबको क्या कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल्स है। पेट्रोकेमिकल्स क्या कहा जाता है, किसको कहते हैं, ये पूछा जाएगा। जो चीज़ें पेट्रोल और नेचुरल गैस से इंक्लूड मिलती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। These are used in manufacture of detergents type polyester, nylon, acrylic and etc, ठीक है। पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक्स, इन सब के लिए भी यूज़ किया जाता है पॉलीथीन और बहुत सारे मैनमेड प्लास्टिक्स के लिए भी। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ऑब्टेन की जा सकती है नेचुरल गैस की तरह, ठीक है। हाइड्रोजन गैस नेचुरल गैस के द्वारा मिल जाती है हम लोगों को नेचुरल गैस से। और ये किस चीज़ के लिए होता है, फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ होता है, यूरिया कहते हैं जिसको, फर्टिलाइजर को। इसकी ग्रेट कमर्शियल की वजह से, यानी कि इसका ग्रेट पब्लिसिटी की वजह से इसका जो इम्पोर्टेंस है पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। ये तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अपने ज्योग्राफी की बुक में ही, कि पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा
पब्लिसिटी है और बहुत ही ज़्यादा ये कम भी है, ठीक है। मिनरल्स में मिनरल्स है तो ये कम ही होगा, यानी कि एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसका ज़्यादा यूज़ भी होता है, इसलिए इसकी अहमियत की वजह से इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि गोल्ड भी बहुत उसकी बहुत अहमियत होती है। तो हम लोग नेचुरल गैस को बाद में पढ़ेंगे गाइस, क्योंकि अभी चैप्टर तो बहुत बचा ही है। बस एक ही पेज बचा है, तो इस ज़रा सा चैप्टर है, इस ज़रा सा चैप्टर को हम लोग अगले एपिसोड में ख़त्म कर देंगे, यानी कि अगले पार्ट में ख़त्म कर देंगे। तो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।